दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग रीति काल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। आप सभी को बता दूं कि अगर आपके सिलेबस में किसी भी काल को, किसी भी युग को संकलित किया गया है तो इस प्रकार के प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। मोस्ट ऑफ द केसेस इस प्रकार के प्रश्न आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मानकर चलिए अगर आपके सिलेबस में आदिकाल है या फिर भक्ति काल है तो आपसे आदिकाल की प्रमुख प्रवृत्ति या फिर भक्ति काल की प्रमुख प्रवृत्तियां, इस प्रकार के प्रश्न आपसे संभावित है कि आपके परीक्षा में पूछी जाए। तो अगर आपके सिलेबस में रीति काल संकलित है तो आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग रीति काल की संपूर्ण प्रमुख प्रवृत्तियों पर चर्चा करेंगे। प्रमुख प्रवृत्तियां मतलब विशेषताओं पर चर्चा करेंगे, ठीक है। तो आप सभी को और ये बता दूं कि YouTube पर रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर ऑलरेडी बहुत सारे वीडियो आपको उपलब्ध मिलेंगे। इसी प्रकार से इस प्रश्न को अगर आप गूगल पर सर्च करेंगे तो वहां भी आपको उपलब्ध सामग्री मिलेगी। लेकिन मैं जिस प्रकार से आप लोगों को किसी कवि की काव्यगत विशेषताएं या फिर किसी काल की प्रमुख प्रवृत्तियां लिखाता हूं उस प्रकार से आपको नहीं मिलेगा। मैं कोशिश करता हूं कि सबसे पहले आप लोगों को प्रस्तावना दूं, फिर पॉइंट बाय पॉइंट्स में लिखाता हूं और मैं कोशिश करता हूं कि हर एक पॉइंट्स में उदाहरण दो। ऐसा करने से क्या होगा? ऐसा करने से इन कंपैरिजन ऑफ डेट आपको इस प्रकार से अगर आप लिखेंगे तो ज़्यादा स्कोरिंग करने की चांसेस रहती है, क्योंकि मैंने भी अपने बीए और एमए के टाइम में इसी प्रकार से लिखा करता था और मुझे अच्छी खासी मार्क मिली थी। आज के इस वीडियो में हम लोग संपूर्ण रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों को देखेंगे, वो भी बिल्कुल उदाहरण सहित संक्षिप्त में। तो चलिए आज के इस विषय को शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग एसपी चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले आप प्रस्तावना लिखिए। प्रस्तावना में लिखिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास में सन 1643 ईस्वी से लेकर 1843 ईस्वी तक के कालखंड को रीति काल की मान्यता दी जाती है, जिसको हम लोग उत्तर मध्य काल भी कहते हैं। अब दोस्तों आपको पता होगा कि संवत और सन ये दोनों अलग अलग चीज है। तो संवत में बात करें तो 1700 संवत से लेकर 1900 संवत तक के कालखंड को रीतिकाल की मान्यता दी जाती है। खासतौर से जो बच्चे अभी जिन्होंने बीए में दाखिला लिया है उनको ये परेशानी होती है, उनको समझ में नहीं आता है कि संवत क्या है और सन क्या है। तो उनको ये कन्फ्यूज़न रहता है कि कहीं तो 1700 लिखाया है, फिर कहीं 1643। इसका तात्पर्य क्या है, क्यों अलग अलग डेट लिखाया गया है? तो आप सभी को बता दूं कि संवत से अगर हम लोग को सन निकालना होगा तो संवत वाले तिथि से हम लोग 57 माइनस कर देंगे तो सन निकल के आएगा। तो हम लोग यहाँ 1700 से अगर हम 57 माइनस करेंगे तो 1643 आता है। तो सन 1643 ईस्वी से 1843 ईस्वी तक के कालखंड को रीतिकाल कहा जाता है, जिसको हम संवत में कहे तो 1700 से लेकर 1900 तक, ठीक है। तो ये बेसिक सी बातें हैं, इसलिए मैंने आपको बता दी। अब रीतिकाल के नामकरण को लेकर प्राय विद्वानों में मतभेद रहा है, खास तौर से साहित्य इतिहासकार वाले विद्वानों में मतभेद रहा है। मिस्र बंधुओं ने अपने साहित्य इतिहास ग्रंथ में, मिस्र बंधु विनोद में रीति काल को अलंकृत काल कहा है। उनका मानना था कि इस काल में भाषा अलंकृत हुई और कविता का अलंकरण हुआ, इसलिए इस काल को अलंकृत काल कहा जाना चाहिए। वहीं आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने साहित्य ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास में रीति काल को रीति काल की नामकरण दी, जिसको आज हम लोग, आप और हम लोग पढ़ रहे हैं। तो ज़्यादातर विद्वानों ने इस नामकरण को मान्यता दी, इसको स्वीकारा, इसलिए आज हम लोग रीतिकाल के नाम से इस काल को पढ़ते हैं। वही आचार्य विश्वनाथ प्रसाद मिश्र इसे श्रृंगार काल कहते हैं। वही फिर डॉक्टर रमाशंकर शुक्ल रसाल इसे कला काल का नाम देते हैं। तो इस प्रकार से रीतिकाल के नामकरण को लेकर बहुत सारे विद्वानों में मतभेद देखी जा सकती है। रीतिकाल में 3 प्रमुख काव्य धाराएं प्रभावित हुई, जैसे रीतिबद्ध काव्य धारा, रीतिसिद्ध काव्य धारा और वहीं रीति मुक्त काव्य धारा। रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों की बात करें तो सबसे पहली प्रवृत्ति होगी लाक्षणिकता। रीतिकालीन कवियों ने संस्कृत के आचार्यों के भांति ही लक्षणा ग्रंथ का निर्माण किया, इसलिए ये रीतिकालीन प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक है। और यही वो कारण है कि रीतिकाल के कुछ कवियों को हम लोग आचार्य कहकर भी संबोधित करते हैं। रीतिकालीन कवियों ने लक्षणा ग्रंथ का निर्माण तो किया ही किया, साथ में वे काव्य शास्त्र में जो बातें कही गई थी, ठीक है, उन सभी बातों का वो लोग, उन सभी नियमों का पालन करते थे। चिंतामणि, महाराजा जसवंत सिंह, उसके बाद कुलपति मतीराम देव, भिखारीदास आदि आदि इस वर्ग के प्रमुख कवियों में से हैं। और वही
इस युग के इन कवियों द्वारा लिखे गए काव्य शास्त्रीय ग्रंथ कुछ इस प्रकार से हैं। छंद विचार, काव्य प्रकाश, भाषा भूषण, रस राज, रस रहस्य, भाव विलास, काव्य निर्णय आदि आदि इस युग के कुछ प्रमुख काव्य शास्त्रीय ग्रंथ है। तो एग्जाम्पल सहित आप यहाँ पर एक पंक्ति भी दे सकते हैं जो कि चिंतामणि के द्वारा दिया गया पंक्ति है। जो सुरबानी ग्रंथ है तिनको समुख विचार, जो सुरबानी ग्रंथ है तिनको समुख विचार, चिंतामणि कवि करत है भाषा करत विचार। तो इस पंक्तियों को आप उदाहरण सहित लिख सकते हैं। इस युग की अगली प्रमुख प्रवृत्तियां है विभिन्न काव्य धाराओं का प्रवाह। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले सेक्शन में भी बताया था कि इस युग में 3 प्रकार की काव्य धाराएं जो है प्रभावित होती है। एक रीतिबद्ध काव्य धारा, दूसरा रीति सिद्ध काव्य धारा और तीसरा रीति मुक्त काव्य धारा। अब इन 3 काव्य धाराओं में अंतर क्या है उसको समझने का प्रयास करते हैं। ये जो रीतिबद्ध काव्य धारा है, इस काव्य धारा के इस वर्ग के जितने भी कवि हैं वे लोग संस्कृत के आचार्यों के भांति ही काव्य शास्त्रीय नियमों का पालन करते हैं और इन्होंने कई लक्षणा ग्रंथ लिखे जो कि काव्य शास्त्र पर आधारित है। ठीक है, तो इस वर्ग के कवि जो है वो लोग छंद, अलंकार, रस, इस तरह के सभी नियमों का पालन कर काव्य की रचनाएं करते हैं। वहीं रीति सिद्ध काव्य धारा के कवियों की बात करें तो ये लोग जो है इन लोगों ने किसी लक्षणा ग्रंथ का निर्माण तो नहीं किया। ठीक है, इन्होंने लक्षणा ग्रंथ का निर्माण नहीं किया, परंतु इन लोगों ने लक्षणा ग्रंथ में या फिर काव्य शास्त्रीय ग्रंथ में काव्य को लेकर जिन नियमों की बात किए गए हैं उन नियमों का पालन अवश्य किया है। और वहीं फिर रीति मुक्त काव्य धारा के कवियों की बात करें तो ये इन लोगों ने उन सभी नियमों से परे बिल्कुल स्वच्छंद प्रकार से काव्य की रचनाएं की है। तो ये 3 अंतर हम इस 3 वर्ग के कवियों में, 3 काव्य धाराओं में देख सकते हैं। रीतिबद्ध काव्य धारा के प्रमुख कवियों की बात करें तो जिस प्रकार से मैंने आपको बताया, केशवदास, चिंतामणि, मतीराम, सेनापति, देव आदि आदि है। वही रीतिसिद्ध के बिहारी, फिर रीति मुक्त काव्य धारा के घनानंद, ठाकुर, बोधा आदि आदि ये लोग रीति मुक्त काव्य धारा के प्रमुख कवि हैं। तो इस बिंदु पर अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप तीनों ही काव्य धारा के उदाहरण को लिखिएगा। एक तो रीति सिद्ध वाले, रीतिबद्ध वाले और रीति मुक्त वाले। अब रीतिबद्ध काव्य धारा के उदाहरण पे आप उसी को लिख दीजिए जो मैंने आपको फर्स्ट में लिखाया था ना, जिसमें लाक्षणिकता में मैंने जो आपको उदाहरण लिखाया था आप उसी को लिख दीजिए रीतिबद्ध वाले में, वो चिंतामणि की पंक्तियों को। ऐसा करने से क्या होगा, आपको याद करने में आसानी होगी और एक तीर से 2 निशाने वाली बात हो जाएगी। उस उदाहरण को आपने उधर याद कर लिया, यहाँ पे रीतिबद्ध वाले पॉइंट पर इस उदाहरण को लिख दीजिए। और रीतिसिद्ध वाले में आप लिखिए, बिल्कुल सी सिंपल है, जो कि मैंने आपको बिहारी की काव्यगत विशेषता वाले वीडियो में भी बताया था, तो वहाँ पर आपने उसको याद करके रखा है तो यहाँ भी काम आ जाएगा। तो उस उदाहरण को यहाँ पे लिख लीजिए। जी मैं बात कर रहा हूँ, ना ही पराग ना ही मधुर मधु ना ही विकास यही काल, अली कली ही सो बंदियो आगे कौन हवाल। तो इस उदाहरण को आप लिख दीजिए। देखिए, बिहारी की काव्यगत विशेषताओं को अगर आपने पढ़कर रखा है, उस समय इस पंक्तियों को याद किया है, तो सिंपल सी यहाँ पर भी आप इसी उदाहरण को लिख दीजिए। तो इस तरह से चालाकी के साथ में आप लोगों को प्रश्न, उदाहरण और कोटेशन को याद करना होगा कि अगर आपने यहाँ याद किया है तो वो कहीं और भी काम आ जाए। इस तरह से आप लिखते चले जाएंगे। ठीक है, अब रीति मुक्त वाले में लिखिए, अति सुधो स्नेह को मार्ग है तेह नेकु श्यापन बांक नाही। तो इस उदाहरण को आप रीति मुक्त वाले में लिख दीजिए। देखिए यहाँ पर उन्होंने स्वच्छंद प्रकार से लिखा है। तो बस इतना ही। अब अगली प्रवृत्तियों को देखते हैं। रीतिकाल की अगली सबसे प्रमुख प्रवृत्तियां हैं श्रृंगारिकता। जी हाँ, श्रृंगारिकता रीतिकाल की सबसे प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक है। रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार रस को सबसे प्रधान दी, इसलिए श्रृंगार रस की प्रधानता हम रीतिकालीन काव्य में देख सकते हैं। रीतिकालीन कवियों ने श्रृंगार के दोनों ही पक्ष, संयोग तथा वियोग का वर्णन अपने काव्य में किया है। वही साथ ही साथ श्रृंगार रस के साथ, श्रृंगार वर्णन के साथ साथ कहीं कहीं नक्सिक वर्णन का, कहीं कहीं ऋतु वर्णन का भी मनोहर चित्रण अपने काव्य में करते हैं। कहीं नारी की सौंदर्य का गुणगान करते हुए नजर आते हैं, कहीं नायिका का, फिर कहीं ईश्वर की सौंदर्य वर्णन भी करते हुए नजर आते हैं। तो कहने का तात्पर्य कि श्रृंगारिकता इस काव्य के और इस काव्य धारा के, इस काल के कवियों की सबसे प्रमुख प्रवृत्तियों में से
एक है। तो इस पॉइंट पर अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो सिंपल सी बात है, मैंने बिहारी की काव्यगत विशेषताओं में जो आपको उदाहरण लिखाया था उसी को उठाकर यहाँ डाल दीजिए तो आपके लिए भी आसान हो जाएगी। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाए, सो करे बोहन हंसे देन कहे नटी जाए। तो इस उदाहरण को आप लोग लिख दीजिए तो पर्याप्त हो जाएगा। मैं चाहूँ तो आप लोगों को अन्य उदाहरण भी दे सकता हूँ, लेकिन इस प्रकार से मैं सिंपल उदाहरण को देने का प्रयास कर रहा हूँ ताकि आपको याद करने में सहूलियत हो और आप आपकी परीक्षा में आसानी से इसको लिख सकें। और देखिए, एक तीर से दो निशान भी हो रही ना। अगर आपने रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों में इस बिंदु को याद किया है तो बिहारी की काव्यगत विशेषताओं वाले में ये काम आ जाएगा, और अगर बिहारी की काव्यगत विशेषताओं वाली वीडियो में आपने इसको याद किया है तो ये यहाँ काम आ जाएगा। इस प्रकार से आप लोग चीज़ों को थोड़ा इजी वे में याद करते हुए चलें। अब रीतिकाल की अगली प्रमुख प्रवृत्तियाँ है आश्चर्यदाताओं की प्रशंसा। ये एक प्रकार से रीतिकालीन संपूर्ण रीतिकालीन कविता में आप देख सकते हैं कि आश्चर्यदाताओं की प्रशंसा। होता क्या था, उस समय के जो कवि थे वे लोग किसी न किसी राजा के अंदर रहते थे, दरबारी कवि हुआ करते थे। तो उनके द्वारा जो लिखे गए काव्य में आप देख सकते हैं कि वो अपने राजा के, अपने आश्चर्यदाताओं की प्रशंसा करते हुए नजर आते हैं। वे उनकी वीरता का चित्रण करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं, और उनकी प्रशंसा करने के लिए यहाँ तक कि कहीं कहीं तो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन भी करते हैं अपने आश्चर्यदाताओं, अपने राजा को प्रसन्न करने के लिए। तो ये एक प्रकार से इस काल की कविताओं की प्रमुख प्रवृत्तियां हैं और एक प्रकार से दोष भी है, ताकि वो लोग अपने आश्चर्यदाताओं के, जिसके शरण में वो रहते हैं, उसको प्रसन्न करने के लिए वो लोग कुछ भी कह देते थे, ऐसा कुछ भी लिख देते थे जो संभव भी ना हो। उसी को कहते हैं अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन, मतलब कि बड़ा चढ़ाकर चीज़ों को लिखना। तो ये भी एक प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक है, रीतिकालीन प्रमुख प्रवृत्तियों में से। तो इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, जाहिर जहान सुनी दान के बखान आजू, महादानी शाही तने गरीब नेवाज के, भूषण ज्वाहर जुलूस जरबाक ज्योति, देखी देखी सरजा की सुख भी समाज के। तो ये भूषण द्वारा लिखा गया पंक्तियां है। भूषण किसके दरबारी कवि थे? छत्रपति शिवाजी के। तो यहाँ पर वे दिखा रहे हैं कि छत्रपति शिवाजी जो है किस प्रकार से दानवीर थे। तो इनका वर्णन उन्होंने इस पंक्तियों में किया है। तो कहीं कहीं भूषण की काव्य में आप देख सकते हैं कि वो अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन अधिक करते हैं। इस काल की अगली और पांचवी प्रमुख प्रवृत्तियां है अलंकारिकता। जी हाँ, इस काल के कवियों ने अलंकार पर अधिक ध्यान दिया है, इसलिए अलंकारिकता इस काल की प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक है। इस काल के रचनाकारों ने अलंकार के लक्षण और उदाहरण प्रस्तुत किए हैं, और वहीं दूसरी ओर अलंकार योजना पर विशेष ध्यान दिया है। इसका एक बहुत बड़ा कारण ये भी था कि इस काल के जो रचनाकार होते थे, जो कवि होते थे, वे दरबारी कवि होते थे तथा उनको अपने आश्चर्यदाताओं के, ठीक है, जिसके शरण में वो रहते थे, उनके प्रति चमत्कार प्रदर्शन करना पड़ता था, अतिशयोक्तिपूर्ण वर्णन करना पड़ता था, बड़ा चढ़ाकर उनका तारीफ करना पड़ता था। तो इसके लिए अलंकार योजना का ज्ञान होना अनिवार्य था। अलंकार योजना के ज्ञान बिना काव्य को अलंकृत नहीं किया जा सकता, और अलंकृत किए बिना वे किस प्रकार से अपने आश्चर्यदाताओं की प्रशंसा करते। तो उसलिए भी अलंकार जो है इस काल की प्रमुख प्रवृत्ति रही है काव्य की। वे अपने आश्चर्यदाताओं की प्रशंसा करने के लिए कहीं कहीं इतना अलंकारों का प्रयोग करते थे कि वहां अर्थ ही नष्ट हो जाता। और इस युग के कवि जो केशव दास थे, वो तो यहाँ तक मानते थे कि अगर काव्य में अलंकार नहीं होगा तो वो उसको काव्य मानने से भी स्वीकार नहीं करते थे। मतलब कि अगर किसी काव्य में अलंकार नहीं है तो उसको वे काव्य स्वीकृत करते ही नहीं थे। तो इस युग के जो प्रमुख अलंकार थे वो कौन कौन से हो सकते हैं? देखिए, अतिशयोक्ति अलंकार, उपमा अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार, यमक अलंकार, भ्रांतिमान अलंकार, ये सब इस युग के काव्य के प्रमुख अलंकार थे। इसके अतिरिक्त भी और भी अलंकारों का प्रयोग हुआ, लेकिन मुख्य रूप से इन अलंकारों का अधिक प्रयोग हुआ है इस काल में। तो इस बिंदु पर अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, अलंकार कवितान के सुनी सुनी विविध विचार, कवि प्रिया केशव करी कविता का श्रृंगार। तो ये केशव दास की पंक्तियां हैं। तो यहाँ देख सकते हैं आप, उन्होंने अलंकार को कितनी महत्वता दी है काव्य के लिए। इस उदाहरण को आप
इस बिंदु पर, इस पॉइंट पर लिख दीजिए, काफ़ी है और बहुत ही सिंपल सा उदाहरण है, आपको याद करने में सहूलियत होगी। रीतिकाल की अगली और छठी प्रमुख प्रवृत्तियां है नारी चित्रण। रीतिकालीन काव्य में नारी और नायिका का मनमोहक चित्रण, मनमोहक वर्णन देखने को मिलता है, परंतु रीतिकालीन काव्य में या फिर रीतिकालीन कवियों ने नारी को केवल भोग विलास का साधन समझा। वे लोग नारी का चित्रण तो करते हैं, नारी के सौंदर्य का चित्रण करते हैं, लेकिन वो लोग केवल बाह्य सौंदर्य का चित्रण करते हैं, मतलब रूप रंग के सौंदर्य का चित्रण करते हैं और नारी को केवल मात्र भोग विलास का साधन समझते हैं और नारी को केवल कामुक की दृष्टि से देखते हैं। तो ये एक प्रकार से इस काल की दोष भी है कि हम सबकी जननी, समाज के अभिन्न अंग नारी को उन्होंने मात्र भोग विलास का उपकरण समझा। तो ये एक प्रकार से इस काल की दोष भी है। यही वो कारण है कि इस काल में रूप वर्णन, सौंदर्य वर्णन, श्रृंगार वर्णन, विलासता, उसके बाद आपका अश्लीलता, जी हाँ, कहीं कहीं रीतिकालीन काव्य में आप अश्लीलता भी देख सकते हैं कि किस प्रकार से वे नारी को कामुक का साधन समझते थे, ठीक है, कामुक की दृष्टि से देखते थे। तो उसमें अश्लीलता भी देखी जा सकती है, रीतिकालीन काव्य की बात कर रहा हूँ। तो रीतिकालीन काव्य में कहीं कहीं अश्लीलता भी देखी जाती है। तो इस बिंदु पर उदाहरण अगर आपको लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं, काम अंधकारी जगत लखे न रूप कुरूप, हाथ लिए डोलत फिरे कामिनी छरी अनूप, ताते कामिनी एक ही कहन सुनन को भेद, राचे पागे प्रेम रस मेटे मन के खेद, रचि राम स वीलनी जदुपति संग अहिरी, प्रबल सदा वनवासिनी नवल नागरन पीरी। तो इस बिंदु पर आप इस उदाहरण को कोटेड कर लीजिएगा। थोड़ा सा लंबा है, कोई बात नहीं, मुझे उम्मीद है आप याद कर लेंगे। दोस्तों और एक बात कि मेरे इस चैनल पर बहुत सारे विषय पर ऑलरेडी वीडियो उपलब्ध है, लेकिन कुछ कुछ मेरे सब्सक्राइबर ऐसे हैं जिस विषय पर मैंने ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ है उस टॉपिक पर भी डिमांड करते हैं। फॉर एग्जांपल कल या परसों की बात है, मुझे एक सब्सक्राइबर ने कहा कि सर आप गजानन माधव मुक्तिबोध पर भी काव्यगत विशेषताओं पर भी वीडियो बनाइए, जबकि मैंने गजानन माधव मुक्तिबोध की काव्यगत विशेषताओं पर ऑलरेडी वीडियो बनाकर अपलोड किया हुआ है। तो यहाँ मुझे ऐसा लगा कि ऐसा हो सकता है कि अगर आपको किसी विषय पर मेरे द्वारा बनाया हुआ वीडियो नहीं मिल रहा है तो इसका कारण ये हो सकता है कि उस विषय पर ऑलरेडी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने वीडियो बनाकर अपलोड किया होगा। तो सर्च लिस्ट में मेरा जो वीडियो है वो रैंकिंग नहीं कर रहा हूँ, तो ये कारण हो सकता है, इसलिए आपको उस विषय पर नहीं मिल सकता है। तो इसलिए आप सभी से गुजारिश है कि अगर आपको किसी टॉपिक की खोज है तो सबसे पहले आप मेरे चैनल में जाए, वीडियो पे जाए, वहाँ स्क्रॉल कर आप देख सकते हैं। और मैंने कैटेगरी वाइज, टॉपिक के कैटेगरी वाइज प्लेलिस्ट भी बना कर रखा हुआ है, जैसे उद्भव और विकास। तो उस कैटेगरी पे, उस विषय पर आप अंदर जाएंगे तो वहाँ बहुत सारे उद्भव और विकास पर ऑलरेडी वीडियो उपलब्ध होगा। इसी तरह से आधुनिक काल के प्रमुख कवि तथा उनकी काव्यगत विशेषता, इस तरह से मैंने प्ले लिस्ट को कैटेगरी वाइज तैयार किया हुआ है, तो आप वहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। अगर वहाँ पर आपको मिल जाएगा तो है, अगर वहाँ नहीं है इसका मतलब मैंने बनाया हुआ नहीं है, तो आप कमेंट करके मुझसे डिमांड कर सकते हैं। बहुत सारे डिमांड आते हैं, मैं कंप्लीट नहीं कर पा रहा हूँ, इसलिए आप सभी से क्षमा प्रार्थी भी हूँ। एक एक कर मैं कोशिश करता हूँ, लेकिन इस चैनल से जुड़े रहे। इस चैनल में हर प्रकार के प्रश्न के उत्तर आपको मिलेंगे। समय अवश्य लग सकता है लेकिन मिलेगा अवश्य। तो मेरे चैनल के साथ में जुड़े रहे, सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट करते रहें। इस काल की अगली और सातवीं काव्यगत विशेषताएं है भक्ति और नीति। जी हाँ, ये सत्य है कि रीतिकालीन कवि जो है वो श्रृंगारिक कवि थे, अलंकारिक कवि थे, ठीक है। तो रीतिकाल में आपको सौंदर्य वर्णन, श्रृंगार वर्णन, अलंकारिकता अधिक देखने को मिलता है, लेकिन उसी के साथ साथ रीतिकालीन कवि भक्ति और नीति से भी अछूते नहीं। तो रीतिकाल को, अगर आप रीतिकाल के काव्य को गौर से पढ़ेंगे तो आपको वहाँ दिखाई देगा कि रीतिकाल में भक्ति काल की जो 4 धाराओं के जो काव्य हुआ करती थी, कविता हुआ करती थी, कौन कौन सी, राम भक्ति, कृष्ण भक्ति, निर्गुण शाखा और प्रेम मार्गी शाखा की जो 4 प्रकार के आपको काव्य धाराएं मिलते हैं, काव्य मिलते हैं, उसी प्रकार रीतिकाल में भी इन चारों काव्य धाराओं से प्रभावित कवि आपको देखने को मिल जाते हैं। और इनमें ज़्यादातर रीति मुक्त के कवि हुआ करते थे जो भक्ति की बात करते थे, ठीक है। वहीं रीतिशीत कवियों ने भी भक्ति, अपने काव्य में भक्ति का चित्रण किया है। और दरबारी कवि भी इस नीति और भक्ति से अछूते नहीं, उनके भी काव्य में कहीं कहीं आपको
रीति भक्ति और नीति, आपको नीति की बात अवश्य दिखलाई पड़ती है। या हाँ, ये अलग बात है कि मुख्य रूप से इस काल की प्रवृत्तियाँ श्रृंगारिकता, अलंकारिकता, सौंदर्य वर्णन वो सब थी, लेकिन ये भी एक प्रमुख विशेषताओं में से ही है। तो भक्ति और नीति, इसको हम छोड़ नहीं सकते क्योंकि ये भी रीतिकाल की कहीं ना कहीं प्रमुख प्रवृत्तियों में से एक है। तो भक्ति वाले बिंदु पर अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप लिख सकते हैं कि देखो, त्रिपुरारी की उदारता अपार जहां, जय फलवारी फूल एवं दुए धतुरे को। तो इस उदाहरण को लिखिए। अगर ये कठिन लग रहा है तो मैं और एक उदाहरण देता हूँ, आप उसको दोनों में से किसी को भी लिख सकते हैं। हरि भजले मन मेरे भाई, हरि भजे निर्मल भय बिकारी, अब तेरी हूँ बारी आई। तो इन दोनों में से आपको जो सहूलियत लगे, जिसको याद करने में आसानी लगे, उसको करिए। और अगर दोनों को कर सकते हैं तो क्या बात। अब नीति वाले बिंदु पर भी आप उदाहरण दीजिए। नीति मतलब देखिए ना कि रीतिकालीन कवि जो है वो दरबारी कवि थे, लेकिन आप कहिए, मान लीजिए आज का जमाना जो है वो व्यस्त है, सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है, ठीक है, सबको अपने लाइफ से मतलब है। फॉर एग्जांपल आप मुझे ही ले लीजिए, मुझे दुनिया में क्या हो रही है मुझे अगर कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कौन क्या कर रहा है कुछ फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे बस अपना रोजगार देखना है, अपना परिवार को पालना है, बस उससे मुझे मतलब है। लेकिन अगर कोई विदेशी, कोई अन्य देश का व्यक्ति अगर आकर मेरे देश के बारे में अनाप शनाप बोलेगा तो मेरे अंदर से एक ज्वाला उत्पन्न होगी ही होगी, मेरा खून खोलेगा ही खोलेगा। इसीलिए तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि रीतिकालीन कवि एक दरबारी कवि तो थे, वे अपने आश्चर्यदाताओं की प्रशंसा में तो लीन थे, लेकिन भी वे नीति से, ठीक है, सामाजिक व्यवस्था से, राजनीतिक व्यवस्था से, आदि आदि जो नीति थी, ठीक है, तो उससे वो अछूते नहीं। तो उनके काव्य में कहीं कहीं नीति की झलक भी देखने को मिलते हैं। तो बिहारी को आप ले लीजिए, बिहारी की काव्य में तो बहुत सारे, बिहारी के दोहों में तो आपको नीति की झलक देखने को मिलेगी ही मिलेगी। फॉर एग्जाम्पल आप उदाहरण के लिए लिख सकते हैं कि बिहारी की एक पंक्तियां हैं, जप माल छाप तिलक सरे न एको काऊ, मन कांचे नाचे वृथा साचे राचे रामू। तो ये बिहारी की है। तो यहाँ और एक उदाहरण देता हूँ, सेम बात, आपको जो आसान लगे उसको लिखिए या फिर दोनों को लिखिए। दुसद दुराज प्रजानु को क्यों ना बड़े दुख दंदु, अधिक अंधेरो जग करे मिल मावस रविचंदु। तो यहाँ कवि कह रहे हैं कि अगर एक राज्य में दो राजा होंगे तो जनता का, प्रजा का दुख तो बढ़ेगा ही, क्योंकि उनको दोनों राजाओं को अब प्रसन्न करना है, उसकी भी बात सुननी है, इसकी भी बात सुननी है। तो एक राज्य में अगर दो राजा होंगे तो जनता को अवश्य ही कष्ट होगा, दुखों का सामना करना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो इस बिंदु को लिखिए, पर्याप्त है। फिर अब नेक्स्ट, रीतिकाल की अगली और प्रमुख प्रवृत्तियां हैं प्राकृतिक चित्रण। रीतिकाल में आप देखेंगे कि रीतिकालीन कवियों ने प्रकृति का स्वतंत्र रूप से चित्रण नहीं किया, उन्होंने प्रकृति का आलंबर और उद्दीपन रूप में वर्णन एवं चित्रण किया है। वे स्वतंत्र रूप से प्रकृति की चित्रण ना करते हुए नायक और नायिका के मानसिक दशा के आधार पर प्रकृति का चित्रण करते हैं। लेकिन हाँ, ये बात भी सच है कि रीतिकालीन काव्य में प्रकृति का सबसे अधिक चित्रण हमें देखने को मिलता है। तो इस बिंदु पर अगर आपको उदाहरण लिखना होगा तो आप बहुत ही सुंदर सा उदाहरण आप लिख सकते हैं। मेरे जान पोनो सीरी को फकीर कोनो, घरी एक बेटी कहूँ धामे बितवत है। तो ये सेनापति का लिखा हुआ काव्य है। तो यहाँ पर भीषण गर्मी, ठीक है, भीषण गर्मी का वर्णन कर रहे हैं। अब अगली और नवी प्रमुख प्रवृत्ति है रस और छंद, ठीक है। अलंकार पर हमने ऑलरेडी बात कर ली, हमने रस पर भी बात की, लेकिन हमने केवल श्रृंगारिकता पर बात की, श्रृंगार रस की बात की। श्रृंगार रस के अतिरिक्त इस युग में वीर रस का भी प्रयोग हुआ है। जो दरबारी कवि हुआ करते थे वे अपने आश्चर्यदाताओं की प्रशंसा के लिए वीर रस का प्रयोग भी करते थे। तो भूषण की काव्य में आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपने आश्चर्यदाता राजा छत्रपति शिवाजी के विषय में वीरता का वर्णन भी किया है। तो वीर रस की झलक भी हमें रीतिकालीन काव्य में देखने को मिलता है। तो जो ये रीतिकालीन कवि जो हुआ करते थे वे काव्य शास्त्रीय ग्रंथ के नियमों का पालन करते थे, ठीक है। वे जो काव्य रचते थे उसमें सभी नियमों का पालन किया जाता था, रस, अलंकार, ठीक है, तो ध्वनि, वक्रोक्ति, इस तरह से जितने भी काव्य शास्त्र में हम जो बिंदुएं पढ़ते हैं उन सभी का उन्होंने ध्यान में रखा और काव्य की रचनाएं की। अब हम छंद की बात करें तो रीतिकालीन काव्य में दोहा,
चौपाई, कवित्य, सवैया, कुंडलिया आदि आदि छंदों का प्रयोग अधिक देखने को मिलता है। तो रीतिकालीन जो कवि होते थे वे प्रबंध काव्य के बजाय मुक्तक काव्य लिखा करते थे और छोटे छोटे उसमें, क्योंकि ऐसा था कि वो आश्चर्यदाताओं के अंदर में रहते थे, ठीक है। तो उनके आश्चर्यदाताओं के पास इतना समय नहीं होता था कि वे प्रबंध काव्य को पढ़े, तो इसलिए उन लोगों ने मुक्त काव्य शैली का प्रयोग किया और छोटे छोटे दोहा, चौपाई, कुंडलिया, सवैया इस तरह से वे काव्य की रचना करते थे। इन छंदों का प्रयोग करके काव्य की रचनाएं करते थे। तो इस बिंदु पर उदाहरण देने की आवश्यकता नहीं है। अगर आपको देना है तो ऊपर जो मैंने उदाहरण दिए उनमें से किसी भी एक छंद या चौपाई का उदाहरण उठाकर आप यहाँ पर एज इट इज लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला उससे, ठीक है। तो यहाँ नहीं भी लिखेंगे तो काम चलेगा और ये तो आपके लिए अच्छी बात है ना। अगर मैं कह दूँ कि इस बिंदु पर आपको उदाहरण नहीं लिखना होगा तो इससे खुशी की बात और आपके लिए क्या हो सकती है। अब भाषा शैली पर बात करते हैं। भाषा की दृष्टि से देखें तो रीतिकालीन जो ये युग है, रीतिकाल जो युग है, वो ब्रज भाषा का स्वर्ण युग काल इसको हम मान सकते हैं, क्योंकि इस काल में ब्रज भाषा का सबसे अधिक प्रयोग किया गया। लगभग अधिकतर कवियों ने ब्रज भाषा का प्रयोग किया, तो ब्रज भाषा के लिए ये स्वर्ण युग काल। लेकिन वही क्योंकि मुसलमानों का शासन था तो यहाँ पर आप कहीं कहीं फारसी का प्रभाव भी देख सकते हैं। अब शैली की बात करें तो मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया कि रीतिकालीन काव्य में आप यहाँ के कवियों ने कुछ प्रबंध काव्य भी अवश्य लिखे, ऐसा नहीं कि नहीं लिखे, लेकिन अधिकतर ये मुक्तक शैली में काव्य रचनाएं करते थे। वही जैसा कि मैंने आपसे पहले भी कहा कि ये किसी राजा के अंदर में राजा के दरबारी कवि हुआ करते थे, तो राजा के पास प्रबंध काव्य पढ़ने का समय नहीं होता था, इसलिए इन लोगों ने प्रबंध काव्य के बजाय मुक्तक काव्य शैली की रचना की, ठीक है। और दोहा, चौपाई, सवैया, कुंडलिया, छप्पई इस तरह के छोटे छोटे छंदों में इन्होंने काव्य रचनाएं की। बस यहाँ तक हमने लिख लिया। अब निष्कर्ष देखते हैं। निष्कर्ष में आप लिखिए कि रीतिकाल की प्रवृत्तियों की बात करें तो रीतिकाल की प्रवृत्तियां अनेक हैं, लेकिन यहाँ हमने ऊपर केवल प्रमुख प्रवृत्तियों की चर्चा की। आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप इन प्रवृत्तियों को लिख देंगे तो ये आपके लिए फुल स्कोरिंग रहेगा। 15/14 तो आप ले ही सकेंगे, 13 अगर सही से लिखा तो, ठीक है। तो ये आपके लिए पर्याप्त रहेगा अकॉर्डिंग टू योर एग्ज़ाम, ठीक है। लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे प्रमुख प्रवृत्तियाँ भी है जिसको हम कवर नहीं कर पाए, उसका जिक्र हम लोग निष्कर्ष में कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल, स्थूल एवं मांसल सौंदर्य का आंकन, चमत्कार प्रदर्शन, नायिका भेद, रहस्यवाद। जी हाँ, रीतिकालीन कवियों में कहीं कहीं आप रहस्यवाद भी देख सकते हैं। जैसे घनानंद की बात करें तो घनानंद ने प्रेम का वर्णन तो किया है, लेकिन उस प्रेम से वो ईश्वर की बात भी कर रहे होते, तो कहीं कहीं आपको रहस्यवादिता की झलक भी देखने को मिलता है रीतिकालीन काव्य में। और वहीं बिंबात्मकता भी इस युग की, इस काल की प्रवृत्तियों में से एक है। तो दोस्तों, इस प्रकार से हमने रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों पर चर्चा कर ली। अगर इस प्रकार से आप आपके परीक्षा में रीतिकाल की प्रमुख प्रवृत्तियों को लिखेंगे तो ये आपके लिए पर्याप्त रहेगा। एकदम मैं दावे के साथ कहता हूँ ये फुल स्कोरिंग रहेगा, लेकिन शर्त यही है कि आपको उदाहरण सहित लिखना होगा। उदाहरण सहित लिखेंगे तो आपको अधिक अंक प्राप्त होंगे, आपको ज़्यादा मार्क मिलेंगे, ठीक है। तो उदाहरण देते हुए लिखिए। लास्टली आप सभी से गुजारिश है कि अब तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है आप हिंदी के ही विद्यार्थी होंगे, या फिर BA के, MA के, MPhil PhD के भी हो सकते हैं। तो आप हिंदी के ही विद्यार्थी हैं, तो इस चैनल पर आपको हिंदी से जुड़ी, खास तौर से BA और MA वालों के लिए हिंदी से जुड़े तमाम विषय पर वीडियो मिलते रहता है। तो इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, एक लाइक का बटन आप लोग अवश्य दबाया करें, लेकिन वीडियो जब प्रारंभ होता है, शुरू होता है, तभी लाइक को दबा दीजिए, ताकि आगे आप वीडियो के भावनाओं में खो जाते हैं, चीज़ों को समझने लग जाते हैं, तो आप लाइक का बटन दबाना भूल जाते हैं। इसलिए सबसे पहले ही लाइक का बटन दबा लें। उसके बाद कुछ अपना सुझाव देना हो तो कमेंट कर सकते हैं। सब्सक्राइब करके ऑल पर क्लिक अवश्य करें, बेल आइकन को दबाएं, ठीक है, ताकि अगली बार मैं किसी भी विषय पर वीडियो बनाऊं तो उसका सबसे पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। तो मिलते हैं दोस्तों बहुत जल्दी किसी अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।